समंदर में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाने एक नया सिपहसालार नौसेना में शामिल हो गया है। आईएनएस वागीर वो आधुनिक पनडुब्बी है जो कि अकेले ही दुश्मन के खेमे में खलबली मचा सकता है। आधुनिक नेविगेशन और घातक हथियारों से लैस इस साइलेंट किलर के आने से हिंदुस्तान के समंदर की तरफ दुश्मन आंख उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे। समंदर का ताकतवर योद्धा, गहरे पानी में गोते लगाने का हुनर, पूरी रफ्तार से लहरों को चीरने का दम, समंदर के तल से आसमान तक मिसाइलों का पहरा। यह है भारतीय नौसेना का नया सिपहसालार आईएनएस वागीर। समंदर में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ाने के लिए ये बाहुबली अब नौसेना के बेड़े में शामिल हो गया है। समंदर की सरहदों को दुश्मन से महफूज रखने के लिए भारत के प्रोजेक्ट 75 के तहत ये 5वीं पनडुब्बी नौसेना में शामिल हुई है। कलवरी क्लास की ये डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। स्वदेशी तकनीक से बनी इस सबमरीन में वो तमाम खूबियां हैं जो इसे समंदर के युद्ध का ऑलराउंडर बना देती हैं। आईएनएस वागीर आधुनिक नेविगेशन और ट्रैकिंग तकनीक से लैस है। ये समंदर में बारूदी सुरंग बिछाने में सक्षम है। एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इसका कोई मुकाबला नहीं है। निगरानी और खुफिया जानकारी जुटाने में भी ये सक्षम है। इसमें 533 mm के 6 टॉर्पीडो ट्यूब हैं। इनसे 18 टॉर्पीडो मिसाइल लॉन्च की जा सकती हैं। आईएनएस वागीर 106 एंटी शिप मिसाइल लॉन्च करने में सक्षम है। करीब 2 साल तक समुद्री ट्रायल के बाद इस पनडुब्बी को नौसेना का योद्धा बनाने का गौरव हासिल हुआ है। इन 2 सालों में आईएनएस वागीर को कई मुश्किल परीक्षणों से गुजरना पड़ा। समंदर में इसका सामना तूफानी लहरों से हुआ। गहराई में पूरी रफ्तार से घूमने की इसकी क्षमता परखी गई। युद्ध जैसे हालात में हमला करने की इसकी काबिलियत जांच की गई। सभी सख्त पैमानों पर खरा उतरने के बाद ही इस सबमरीन को नौसेना में शामिल किया गया है। इस पनडुब्बी को मझगांव डॉक्स शिपयार्ड में बनाया गया है। सबमरीन का डिजाइन भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। आईएनएस वागीर की लंबाई 221 फीट और चौड़ाई 40 फीट है। इनमें 360 बैटरी सेल भी लगे हैं। समंदर की सतह पर ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। पानी के अंदर ये 37 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। ये सतह पर एक बार में 12,000 किलोमीटर का सफर तय कर सकती हैं। पानी के अंदर इनकी रेंज 1220 किलोमीटर है। ये 50 दिनों तक पानी के अंदर रह सकती है। बिना किसी दिक्कत के ये 350 फीट गहराई पर गोते लगा सकती है। इनमें 40 से ज्यादा सैन्य अधिकारी सवार हो सकते हैं। ये पनडुब्बी लंबे समय तक समंदर में रहकर कई मुश्किल मिशन को एक साथ पूरा कर सकती है। हिंदुस्तान को महफूज रखने में नौसेना बेहद अहम किरदार निभाती है। भारत 3 तरफ से समंदर से घिरा है, लिहाजा दुश्मन के हमले का खतरा भी 3 तरफ से होता है। ऐसे में नौसेना अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में अपने ताकतवर लड़ाकों को तैनात रखती है। आईएनएस वागीर के नौसेना में शामिल होने से समंदर में हिंदुस्तान के ये सुरक्षा घेरा और मजबूत हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। हिंदुस्तान जल, थल और नभ में सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रच रहा है जिसे तोड़ने का कोई दुश्मन सोच भी नहीं सकता। तवांग में चीन से टकराव के बाद भारतीय सेना लगातार एलएसी पर खुद को मजबूत करने में जुटी है। इसी के तहत इंडियन आर्मी चीन से जुड़ी सीमा पर प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल की तैनाती करने की तैयारी में है। Now, 1, 2, 3, 4,
भारतीय सेना अब चीन से सटी सीमाओं पर और मजबूत कवच तैयार कर रही है। रक्षा सूत्रों की माने तो जल्द ही प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल सीमा पर भारतीय सेना का अहम हथियार होगी। खबर है कि भारत चीन सीमा पर इस मिसाइल की तैनाती की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगले हफ्ते रक्षा मंत्रालय से इस प्रपोजल को हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल की रेंज 150 से 500 किलोमीटर है। ठोस ईंधन पर आधारित इस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल को डीआरडीओ ने डेवलप किया है। पिछले साल दिसंबर में लगातार 2 दिन में 2 बार प्रलय का सफल ट्रायल किया गया था। तभी से सेना इसे अपने बेड़े में शामिल करने की योजना पर काम कर रही थी और अब इसके अधिग्रहण की तैयारी लगभग अंतिम चरण में है। चीन जैसे शातिर पड़ोसी से अपनी सीमाओं की हिफाजत के लिए भारत लगातार एलएसी पर अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने में जुटा है। दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत चीन सीमा पर एक रॉकेट फोर्स तैयार करना चाहते थे। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने हाल ही में इसका खुलासा भी किया था। दरअसल चाहे प्रोजेक्ट जोरावर हो या प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल का अधिग्रहण, ये सभी कदम इसी कवायद का हिस्सा है ताकि चीन से जुड़े बॉर्डर पर भारत एक रॉकेट फोर्स तैयार कर सके। एलएसी की चुनौतियों को देखते हुए ये प्रलय बैलिस्टिक मिसाइल भारत की जरूरत है। इसकी खूबियों पर गौर करें तो ये चीन के खिलाफ बेहद माकूल हथियार साबित हो सकती है, क्योंकि प्रलय मिसाइल चीन की किसी भी गुस्ताखी का मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। खास बात यह है कि इसके हमले का कोई तोड़ नहीं। इंटरसेप्टर मिसाइल भी इसके अटैक को नहीं रोक सकती, क्योंकि ये मिसाइल हवा में उड़ने के बाद भी खुद ही अपना रास्ता बदलने में सक्षम है। इतना ही नहीं, इसे मोबाइल लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है। जहां तक जोश और हौसले की बात है तो इस मामले में भारतीय जवानों के जीवन का कोई सानी नहीं। अब तकनीक और सैन्य ताकत के मामले में भी भारतीय सेना बेजोड़ रुतबा हासिल करने जा रही है। मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात करेंगे बद्रीनाथ धाम की, जहां की सुरक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। अब आईटीबीपी भगवान बद्री विशाल के धाम की सुरक्षा का ध्यान रखेगी। दरअसल केंद्र सरकार ने यह फैसला राज्य सरकार के आग्रह पर लिया है और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस को 2 कंपनियों को बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा का जिम्मा दिया गया है। उन्नीस नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद हुए थे, जिसके बाद से भगवान बद्री विशाल के द्वार आजकल श्रद्धालुओं के लिए बंद है। लेकिन भगवान में भक्तों की इतनी आस्था है कि श्रद्धालुओं ने इस वर्ष अपने आराध्य के दर्शन का रिकॉर्ड बना दिया है। कोरोना की वजह से 2 साल से भक्तों के लिए 4 धाम यात्रा बंद थी, लेकिन जब ये इस साल शुरू हुई तो भक्तों का उत्साह देखते ही बना। बद्रीनाथ धाम में आजकल कड़ाके की सर्दी शुरू हो चुकी है। कड़ाके की ठंड में बद्रीनाथ के मंदिर की सुरक्षा अब आईटीबीपी के हवाले कर दी गई है। दरअसल मंदिर के कपाट बंद होने से पहले मंदिर के गर्भगृह को लगभग 30 किलो सोने से स्वर्ण मंडित किया गया था। इसलिए शीतकाल के दौरान मंदिर की सुरक्षा का जिम्मा आईटीबीपी को दे दिया गया है। मंदिर प्रशासन का कहना है कि केदारनाथ के कपाट बंद होने के बाद मंदिर की सुरक्षा के लिए गृह मंत्रालय को पत्र भेजा गया था। पत्र के जरिए मंदिर के गर्भगृह की दीवारों को स्वर्ण मंडित करने के बारे में बताया गया था, जिसकी सुरक्षा के लिए व्यापक इंतजाम की जरूरत बताई गई थी। गृह मंत्रालय ने बद्रीनाथ धाम में एक प्लाटून आईटीबीपी की टीम भेज दी है और आईटीबीपी के 30 जवानों ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। इससे पहले बद्रीनाथ धाम की सुरक्षा का जिम्मा उत्तराखंड पुलिस के पास ही थी, लेकिन अब आईटीबीपी ने अब ये जिम्मेदारी उठा ली है। आईटीबीपी की 2 कंपनियों को यहाँ लगाया गया है। वैसे बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर की दूरी पर माणा में आईटीबीपी की बटालियन 12 महीने मौजूद रहती है। चूंकि बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत नव निर्माण का काम चल रहा है, इसलिए बद्रीनाथ धाम में इस वक्त सुरक्षा का विशेष महत्व है। बद्रीनाथ धाम से कमल नयन सिलोरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चीन में कोरोना से हाहाकार मचा है। हालात इतने गंभीर हैं कि अस्पतालों के सभी बेड भरे हुए हैं, दवाएं नहीं है, जहां भी है वहां लंबी लाइनें लगी पड़ी हैं। भारत में स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन से आ रहे कोरोना आंकड़ों के मद्देनजर अपनी तैयारी शुरू कर दी है।
चीन में कोरोना के मौजूदा हालात को देखते हुए केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है। कोरोना खतरे पर चर्चा के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया की अगुवाई में आज एक बैठक होगी। इसमें वो कोरोना की मौजूदा स्थिति पर विशेषज्ञों और अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। कोई आतंकित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह से पिछले 3 साल में हम लोगों का अनुभव है, हमारी जनता अच्छी तरीके से प्रभावी रूप से उसमें प्रतिरक्षण बना हुआ है और आने वाले समय में लेकिन ढील देने का कोई मतलब नहीं है और सर्विलेंस बहुत अच्छी तरीके से किया जा रहा है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से सभी राज्यों को एक खत भी लिखा गया, जिसमें कोरोना को मात देने के लिए पहले की तरह 5 हथियारों का इस्तेमाल करने को कहा गया। ये वही हथियार हैं जिसकी बदौलत अब तक आप और हम कोरोना को हराते आए हैं। ये हथियार हैं टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीका। साथ ही सबसे जरूरी और आखिरी हथियार है कोरोना नियमों का सख्ती से पालन करना, यानी हम सभी को फिर से 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी है जैसे नियम का सख्ती से पालन करना होगा। हम लोगों को अपना ध्यान बनाए रखना है, निगरानी को चुस्त दुरुस्त करना है, इंसाकॉग जो जीनोमिक सर्वेलेंस है उसको अच्छी तरीके से चला के रखना है और वो रखा जा रहा है। साथ ही साथ हमारा स्वेज का सर्वेलेंस है, हॉस्पिटल्स में सर्वेलेंस है, वो भी बहुत जरूरी है कि कहीं अगर कोई नया वेरिएंट आता है जो चिंता का कारण बन सकता है तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। इस बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा वो कोरोना मरीजों के सैंपल लैब में जांच के लिए भेजें, ताकि वहां इस सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग हो सके और अगर कोरोना का कोई नया वेरिएंट पनपता है तो उसे ट्रैक किया जा सके और वक्त रहते उसका तोड़ निकाला जा सके। जीनोम सीक्वेंसिंग इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया और ब्राजील में अचानक से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। इन देशों से बड़ी संख्या में यात्री भारत आते और जाते हैं। जो बाहर के इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं उसमें सैंपल्स अभी भी पिक किए जा रहे हैं, चाहे वो कहीं से भी आ रहे हों। जरूरी नहीं कि दक्षिण पूर्व एशिया से या पूर्व एशिया, चाइना से आते हों, सारा दुनिया भर से कहीं भी, क्योंकि वायरस कोई सीमाएं नहीं होती हैं। हालांकि जानकारों का कहना है कि चीन के मौजूदा हालात से चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में बड़ी आबादी को कोरोना का टीका लग चुका है, जिसमें कोरोना की पहली, दूसरी और प्रिकॉशन डोज भी शामिल है। लेकिन अलर्ट रहना जरूरी है क्योंकि कोरोना अभी गया नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको बताते हैं कि ऐसा मामला जो कि भावुक कर देने वाला है। पटियाला के सर्जन डॉक्टर भगवंत सिंह ने 11 साल पहले राम साहे नाम के मरीज का अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया था और जब मरीज के पास उनको देने के लिए पैसे नहीं थे, मरीज से डॉक्टर ने मजाकिया लहजे में कहा था कि जब पैसे हो तो दे जाना। दिलचस्प बात यह है कि राम साहे 11 साल बाद डॉक्टर भगवंत को पैसे देने के लिए पटियाला पहुंच गए। डॉक्टर भी हैरान रह गए और मरीज की इस ईमानदारी पर ऐसे पिघले कि आंसुओं की धार फूट गई। राम साहब है जी, अज तो 11 साल पहला मैं अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया, मेरे को कोई पैसा नहीं सीगा ते कहना मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। मैंने इसको कहा भी जब तेरे पास पैसे हों तो आ जाना, दोबारा दे जाना। सो 11 साल बाद ये हरिद्वार तो दोबारे अपना जिहड़ा इन्हूं लग्या भी ये सिर ते कर्जा है वो लाण लई आया मेरे को, उसको पैसे देने लिए वापस आया ते कल दा मेरी वेट कर रहा। यू वाज नॉट हियर, मैं बाहर सी, अज आया तो मैंने मिलिया। ये कोई अपने कोले जिन्नी इहदी बेचारे की समर्था उन्हें पैसे लेके आया, पर मेरे लिए ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਣਾ ਉਹ बहुत ਵੱਡੀ चीज है। खेल और खिलाड़ी आपने बहुत देखे होंगे, अब खेल की दीवानगी देखिए। मेसी के मुल्क में फुटबॉल प्रेमियों का महासंगम देखिए। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में जब मंगलवार को फुटबॉल टीम पहुंची तो फैंस का सैलाब मानो सड़कों पे उमड़ पड़ा।
इस भीड़ में हर कोई अपने चहेते खिलाड़ी की एक झलक पाने को बेताब दिखा। ये जुनून, ये दीवानगी बताती है कि इस मुल्क के लिए फुटबॉल के क्या मायने हैं। लियोनेल मेसी और उनकी टीम की कामयाबी ऐतिहासिक है, तो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में उसका ये स्वागत भी अद्भुत है, अभूतपूर्व है। अपने स्टार्स की एक झलक पाने के लिए जब हजारों की तादाद में फैंस जुटे तो नजारा देखते ही बनता था। ब्यूनस आयर्स के 25 डी मायो और 9 डी जूलियो एवेन्यू की सड़कों पर मानो फुटबॉल प्रेमियों का समंदर उमड़ पड़ा। यकीनन इस भीड़ ने फुटबॉल की दीवानगी को नई परिभाषा दी है। अर्जेंटीना की टीम जब इस बस पर सवार होकर फैंस का अभिवादन करने निकली तो उसके लिए इस नजारे पर यकीन करना मुश्किल था। रविवार को फ्रांस को हराकर अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था। तब से अर्जेंटीना में जश्न का दौर चल रहा है। जहां जहां से नेशनल टीम की बस परेड निकली, फैंस का हुजूम इससे जुड़ता चला गया और ये अद्भुत अनूठा कारवां बनता गया। 36 साल के इंतजार के बाद अर्जेंटीना को विश्व चैंपियन का ताज मिला है, लिहाजा इस पल को यादगार बनाने में फैंस कोई कसर नहीं छोड़ रहे। मेसी और उनके साथी खिलाड़ियों के स्वागत को भी इन्होंने इतना भव्य बना दिया है कि खिलाड़ी इस अद्भुत अगवानी को हमेशा अपनी यादों में संजो कर रखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। क्रिसमस में अब कुछ ही दिन बाकी हैं और देश विदेश में इस त्योहार की तैयारियां जोरों पर है। कोलकाता की सड़कों पर क्रिसमस को लेकर खास तैयारियां की गई हैं। सड़कों को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया है, तो वहीं पुडुचेरी में क्रिसमस की तैयारी करीब करीब पूरी हो चुकी है। दुकानों पर क्रिसमस की सजावट के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। देखिए। देश भर में क्रिसमस को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। ये तस्वीरें कोलकाता की हैं, जहां क्रिसमस की तैयारियों की रौनक सड़कों पर दिख रही है। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग इन सड़कों पर गुजरने वाला हर शख्स बस इन्हें अपने कैमरे और यादों में कैद कर लेना चाहता है। इस वक्त कोलकाता की गलियां क्रिसमस की खुशियों से गुलजार है। कलरफुल लाइट से सजे सैंटा क्लॉज और क्रिसमस ट्री को सड़कों पर लगाया गया है। पूरा लेक टाउन इलाका रंग बिरंगी रोशनी से सराबोर है। क्रिसमस को लेकर यहाँ के लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा है। उधर पुडुचेरी में क्रिसमस की खरीदारी को लेकर बाजार सजने लगे हैं। दुकानों पर क्रिसमस की सजावट का खास कलेक्शन रखा गया है। सैंटा क्लॉज, बच्चों के लिए कैप, क्रिसमस ट्री लोगों को खूब पसंद आ रहा है। क्रिसमस में अब बेहद कम समय बचा है। ऐसे में बाजारों और सड़कों पर उत्सव की तैयारियां दिखने लगी हैं। दुकानों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ रही है और लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दुनिया भर में नए साल के स्वागत की तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर को इस मौके के लिए खास तौर पर तैयार किया जा रहा है। इसी कड़ी में यहां नए साल के काउंटडाउन के लिए 2023 न्यूमेरल पहुंचा, जिसे देखने के लिए अच्छी खासी भीड़ दिखाई दी। 7 फुट लंबे इस 2023 न्यूमेरल के जरिए नए साल की अगवानी की जानी है और यही वजह है कि इसे लेकर लोगों में उत्सुकता नजर आई। इसे एलईडी बल्ब की मदद से तैयार किया गया है। अगले 2 दिन तक इसे लोगों को देखने के लिए रखा जाएगा। और चलिए अब आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के ग्वालियर, जहां पर रिहायशी इलाके में एक तेंदुआ घूमता दिखा। तेंदुए के इलाके की गलियों में घूमने की ये तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई और ऐसे ही एक वीडियो में तेंदुआ रात के वक्त बेखौफ होकर गलियों से गुजरता नजर आया और फिर वो कुछ देर एक मकान के अंदर भी झांकता दिखा। इसके बाद उसने एक लंबी छलांग लगाई और मकान के अंदर घुसने की कोशिश की, लेकिन ऊंचाई ज्यादा होने की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाया और बाद में तेंदुआ वहां से आगे निकल गया। बताया जा रहा है कि रात के वक्त इस तेंदुए ने गली में घूम रहे कुछ कुत्तों को भी अपना शिकार बनाने की कोशिश की। तेंदुआ दिखने की खबर फैलते ही
इलाके के लोग दहशत में आ गए। वन विभाग ने तुरंत तेंदुए की तलाश के लिए टीमें लगा दी, लेकिन तेंदुए के पकड़े जाने तक लोगों से सावधानी बरतने को भी कहा गया है। यदि ये सही में इस तरह का मूवमेंट इस ग्वालियर क्षेत्र में जो है कामपुर थाने के अंतर्गत देखा जा रहा है, तो वहाँ स्टाफ को सचेत करने के लिए बताया जाएगा। ये लोग लगातार मुनादी करेंगे ताकि वहाँ के जो जनसाधारण लोग हैं वो भी सचेत रहें और रात को ज़्यादा ना निकले भी तो ग्रुप में निकलें और अपने स्टाफ, अपने जो छोटे बच्चे हैं और जानवर हैं उनका खास तौर से ख्याल रखते हुए घर के अंदर रखें। तो शहर में इनका मूवमेंट आना क्या, इसकी वजह मेन यही रहती है कि ये लेपर्ड या तेंदुआ जिनको कहते हैं, इनका सामान्यतः जो है ये शहर में जो कुत्ते रहते हैं या फिर बकरियां रहती हैं, इनके शिकार और इनको ढूंढने के खोज में इस तरफ बढ़ते हैं शहर की ओर। और मेन तौर पे इनका भोजन यही रहता है कि इनको कहीं से कोई पालतू कुत्ता या फिर बकरी इस टाइप के छोटे जानवर मिल जाए खाने को। आम साधारण आदमी के लिए बहुत ज़्यादा खतरा नहीं होता, लेकिन हाँ आमने सामने सामना होता है तो थोड़ा धुआं झटकी में कुछ तरह की खरोंचें आ सकती हैं, घायल हो सकता है इंसान। रात में क्या है, न्यूज़ पे उस पर कैमरे में देखा तो वो रात में लड़ाई भी हुई है कुत्तों से, उसकी तेंदुआ की। आया तो कुछ खून भी डला हुआ है और बच्चे भी दहशत में, भी घर वाले भी, अगल बगल सब लोग दहशत में, क्षेत्र में पूरा। क्या लग रहा है, अभी तो कोई नहीं आया, सूचना तो सब जगह लगा दी है, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। ऑर्गेनिक खेती को लेकर सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भी जागरूक हो रही है। दिलचस्प बात इसमें यह है कि इसकी खेती को लेकर भारत लोगों की पसंद बन रहा है। ऐसा ही एक रशियन जोड़ा इन दिनों केरल के कुन्नूर में है, जो ऑर्गेनिक खेती के गुर सीखने आया हुआ है। पारंपरिक ड्रेस में इस जोड़े को यहाँ खेती से जुड़ी बारीकियां सीखते और करते देखा जा सकता है। इन लोगों का कहना है कि ये लोग ऑर्गेनिक खेती के तौर तरीकों को समझना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने इंटरनेट पर रिसर्च की और इस दौरान इन्हें केरल के फार्म हाउस की जानकारी मिली। इसके बाद इन्होंने यहाँ आकर खेती करनी शुरू कर दी। और अब आपको बता दें कि दिल्ली समेत पूरा उत्तर भारत ठंड की चपेट में आ चुका है। दिल्ली एनसीआर में आज भी विजिबिलिटी बहुत कम रही। तापमान 10 डिग्री के आसपास है, लेकिन पिछले 24 घंटे के दौरान दिल्ली में पारा 2 डिग्री तक पहुंच गया था। सर्दी और शीतलहर को देखते हुए गाजियाबाद में स्कूलों की टाइमिंग में बदलाव किया गया है। यूपी बोर्ड के सभी स्कूल अब सुबह 9 बजे से खुलेंगे। यूपी रोडवेज ने रात में बसों के संचालन पर रोक लगा दी है। नोएडा डिपो से अब रात 9 बजे के बाद कोई बस नहीं चलेगी। रात में चलने वाली बसों की ऑनलाइन बुकिंग भी बंद कर दी गई है और दिल्ली आने वाले ट्रेनों पर भी कोहरे का असर है। अभी परिवहन निगम मुख्यालय से जो आदेश प्राप्त हुए उसमें रात्रि 8 बजे से सुबह 8 बजे तक और कोहरे की स्थिति को देखते हुए संचालन बंद करने के जो है निर्देश प्राप्त हुए। तो इसी संबंध में जो है और हमने सभी चालक परिचालकों की काउंसलिंग लगातार कर रहे हैं और उनको बता भी रहे हैं कि कोहरे की स्थिति को देखते हुए जो है और पर्याप्त दूरी बना के ही दिन में भी संचालन करें, जिससे कि अनावश्यक मतलब जो है किसी भी दुर्घटना से और बचा सके और जिससे जो है हमारी सम्मानित जनता भी सुरक्षित रहे और चालक परिचालक भी सुरक्षित रहें और हमारी बस भी सुरक्षित रहे। जब कोहरे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा उस स्थिति के लिए वहाँ के जो हमारे जो क्षेत्रीय प्रबंधक होते हैं वो उस पर निर्णय करेंगे कि भाई यदि कोहरे के कारण अपने गंतव्य स्थान तक पहुँचने में उसको कठिनाई होगी, क्योंकि अभी दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं, तो उसको रोकने के लिए इसको किया गया है। तो उस समय वो तो तत्कालिक निर्णय उसमें ले करके वो करेंगे कि यदि ज़्यादा गहरा कोहरा होगा तो उस पर असर करेंगे। यदि कोहरा ऐसा होगा कि हमारी बसें आसानी से चल सकती हैं तो चलेंगी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कोहरे को लेकर सरकारें किस तरीके से अलर्ट हैं और क्या सावधानियां यहां पर बरती गई हैं। दरअसल दिल्ली में 23 दिसंबर तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। दिल्ली में परिवहन विभाग ने यात्रा न करने और वाहन धीमा चलाने के लिए एडवाइजरी जारी कर दी है और यूपी में
सुबह 8 बजे तक रोडवेज बसें नहीं चलाने का फैसला लिया गया है। और इसी तरह यमुना एक्सप्रेसवे पर वाहनों की रफ्तार को भी कम कर दिया गया है। वहीं नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति सीमा को घटा दिया गया है। नोएडा में ट्रैफिक विभाग हादसों पर रोक लगाने के लिए रिफ्लेक्टर लगाने वाली है। इसके साथ ही साथ टोल पर आगे कोहरा है का संदेश भी जारी किया जाएगा, ताकि यात्रियों को जानकारी रहे कि कोहरा है। चंडीगढ़, वाराणसी और लखनऊ में खराब मौसम के चलते उड़ानें डायवर्ट की गई हैं। तो वहीं पंजाब में 1 महीने के लिए स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। अब पंजाब में स्कूल सुबह 10 बजे से खुलेंगे। तो राजस्थान की अब बात कर लेते हैं, जहां के भीलवाड़ा में एक स्कूल ने पर्यावरण को बचाने के लिए खास मुहिम चलाई है। भीलवाड़ा के एक स्कूल के छात्र पानी बचाने और कुदरती सुंदरता को संवारने में जुटे हुए हैं। स्कूल के छात्र खाली पड़ी हुई प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल करके उनमें पौधे लगाने का काम करते हैं। छोटी छोटी बोतलों में कई अलग अलग तरह के पौधे लगाए गए हैं और इसके साथ ही यहां पर बेकार प्लास्टिक से गमले भी तैयार किए गए हैं। स्कूल में बनाई गई नर्सरी से छात्रों को उनके जन्मदिन पर पौधे गिफ्ट किए जाते हैं और इसी तरह जल संरक्षण पर भी स्कूल की तरफ से कई बड़े अभियान चलाए जाते हैं। भीलवाड़ा में लोगों को इस अभियान से जोड़ा गया और इस सेवा भाव के लिए स्कूल को नेशनल वाटर हीरो का सम्मान भी हासिल हो चुका है। दुनिया में कचरा कुछ नहीं होता है। यदि कचरे को बेहतर ढंग से उसका प्रबंधन किया जाए तो ये कचरा हमारे लिए काफी लाभदायी बन जाता है। बच्चे कचरा खोजी बन चुके हैं, कचरा मुक्त जीव बनने का प्रयास करते हैं। हमने विद्यालय को नो प्लास्टिक स्कूल के रूप में कन्वर्ट किया है, प्लास्टिक फ्री स्कूल। और मेंस्ट्रुअल हाइजीन मैनेजमेंट के संबंध में भी हमने विद्यालय में अनेक नवाचार किए हैं। जैसे नारियल के पेड़ की जो छाल होती है वो कहीं गिर जाती तो हम उसका भी सदुपयोग करते हैं। जैसे कि हम ये बनाते हैं चिड़ियों के रहने के लिए और बहुत सारी चीजें बनाई। जैसे कि हमने एक पॉट बनाया था जिसके अंदर की थोड़ी थोड़ी पेड़ पे लटका देते हैं। एक में पानी डालते हैं तो एक में अनाज डालते हैं, ताकि चिड़िया पानी भी पी सके और अनाज भी खा सके, ताकि उसका पेट भी भर जाए और उसके बच्चों का वो पेट भी भर सके।